नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि ये निर्देश जारी किए गए हैं कि एफआईआर में मुखबिर, शिकायतकर्ता, पीड़ित और संदिग्ध के धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ये घटनाक्रम हरियाणा पुलिस द्वारा एफआईआर में एक व्यक्ति के धर्म बताए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरिज खान को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा में रियायत दी है और इसे उम्र कैद में बदल दिया है। 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी। बता दें, 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की एक टीम बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन से संबंध रखने वाले आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए वहां छापेमारी कर रही थी। इन पर दिल्ली में सीरियल बम विस्फोट करने के आरोप थे, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिल्ली पुलिस की टीम जब बाटला हाउस पहुंची तो उन पर गोलीबारी शुरू की गई और पुलिस की टीम वहां फंस गई और आत्मरक्षा में गोली चलाने को मजबूर हो गई। इस दौरान गोलीबारी में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई। घर के ड्राइंग रूम में मौजूद आतंकियों में से एक को गोली लगी और आरिज खान समेत 2 वहां से फरार होने में सफल रहे। आरिज खान को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभाग केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने गुरुवार को गंगा जल पर जीएसटी लगाए जाने की अफवाहों पर सफाई देते हुए कहा कि चूंकि गंगा जल पूजा सामग्री है, इसलिए ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। सीबीआईसी ने यह भी कहा कि जब से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है, अब तक कभी भी जीएसटी पूजा की वस्तुओं पर लागू नहीं हुआ है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मोदी जी एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं उन पर इसका बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने फैसला रिजर्व कर लिया है, यानी सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने गुजरात सरकार से इस मामले में ओरिजिनल रिकॉर्ड्स अंग्रेजी अनुवाद के साथ सोमवार तक तलब किए हैं। बता दें, पीड़िता बिल्किस बानो के अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 11 दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। बता दें कि पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात सरकार ने इस मामले में दोषी 11 लोगों को जेल से रिहा कर दिया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मंडला जिले में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर लूट के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोग रोजगार के लिए राज्य छोड़ रहे हैं और वो यहाँ आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं। भाजपा 18 साल से सत्ता में है, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। वो केवल लूट में व्यस्त हैं और हर जगह घोटाले हैं। वो चुनाव के समय अप्रासंगिक विषयों को लाते हैं जो लोगों के लिए भावनात्मक है। उन्होंने कहा कि गाँव में रोजगार के अवसर नहीं देने के कारण पलायन बढ़ गया है। आपकी ज़मीन छीनी जा रही है। आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं दिया जाता है। जब आप आंदोलन करते हैं तो आप पर गोलियां चलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की गारंटियों को दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रत्येक स्कूली बच्चे को पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने 500 रुपये से 1500 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपये दिए जाएंगे। फिर कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों को 1000 रुपये और कक्षा 11 और 12 के बच्चों को 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। 100 यूनिट बिजली माफ़, 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी। पुरानी पेंशन दी जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिल मुफ्त किया जाएगा। पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। जाति जनगणना कराई जाएगी। 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले इलाके में 6वीं अनुसूची लागू होगी। SC ST वर्ग के खाली पदों को भरा जाएगा। गजा की सीमा से सटे इजराइल के शहर किबुत्ज नाहल ओज करीब तबाह हो गया है। 6 साल अक्टूबर की दरमियानी रात को हमास ने हमला किया था। पूरे शहर में गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गलियों में फायरिंग के साथ ही अरबी में लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हमास के लड़ाके लोगों को ढूंढ कर मार रहे थे। घर घर की तलाशी ले रहे थे। जो पकड़े गए वो या तो मार दिए गए या फिर बंधक बना लिए गए। घंटों सेना नहीं पहुंची। हमास के हमले में जीवित बचे लोगों ने ये दास्तां सुनाई है।
40 साल के एलाड फुटरमैन भी अपनी पत्नी और 6 महीने की बेटी के साथ कई घंटों तक अपने सेफ रूम यानी सुरक्षित कमरे में बंद रहे। इजरायली अखबार हारेज की रिपोर्ट के अनुसार फुटरमैन ने कहा है कि विस्फोट सुबह 6 बजे शुरू हुए। कुछ समय पहले मैं बाहर धूम्रपान कर रहा था और मैंने देखा कि घर के पास एक पेड़ का हिस्सा गिरा हुआ था और पास में ही एक मोर्टार का गोला गिरा था। इसलिए मैंने हमारे सुरक्षा समन्वयक इलान फियोरेंटिनो को एक संदेश भेजा, लेकिन फियोरेंटिनो ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इसके लिए चिंता होने लगी। फुटरमैन ने कहा कि हमने बच्चों को उठाया और सेफ रूम की ओर भागे। मेरी पत्नी का पैर टूटा हुआ था और फिर हमें राइफल की गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमने सुरक्षित कमरे को बंद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कमरे में पहले रहने वाले शख्स द्वारा लगाया गया बोल्ट ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसने फुटरमैन और उनके परिवार को मौत से बचा लिया। उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे हमास के लड़ाके उनके घर में घुस आए। रिपोर्ट के अनुसार फुटरमैन ने कहा कि अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी और बाएं हाथ में अपना फ़ोन लिए सेफ रूम के दरवाजे के पास लड़ाकों से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े होकर मैंने अपने आप से कहा, काश वो इसे पूरी तरह खत्म ना कर दें। उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि लोग जाने कि क्या हुआ था और ये जानते हुए कि मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा, मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखने का फैसला किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि घर में आतंकवादी हैं और वो सेफ रूम में बंद हैं, कोई बचाने नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन सेना कभी नहीं आई। उन्होंने कहा किसी के लगाए गए बोल्ट की वजह से हम मौत से बच गए। इजरायली सेना या पुलिस ने नहीं, बल्कि लोहे के एक टुकड़े ने मुझे और मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लिया। फुटरमैन ने आरोप लगाया कि सच्चाई ये है कि इजरायली सेना या पुलिसमैन या इजराइल ने हमें छोड़ दिया, मुझे, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, पूरा इलाका, मेरी पूरी दुनिया को। सैनिकों को लाने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, 2, 3, 4 घंटे में आप गोलान वाइट से सैनिकों को गजा सीमा पर ला सकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सरकार और सेना के अधिकारियों ने हमें छोड़ दिया। शनिवार शाम को ही किबुत्ज में लोगों को सैनिकों द्वारा बचाया जा सका। उन्हें एक घर में एक साथ एकत्र किया गया और फिर ह्यूमर्स पर दक्षिणी बेस पर ले जाया गया। रिपोर्ट के अनुसार फुटरमैन ने कहा, और मैं बेस के बाहर गया और खुद को 3 मिनट का समय दिया। मैं चीखना चाहता था और मैं जानता था कि मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए। यहाँ एक समुदाय है और कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मन ही मन चिल्लाया 3 मिनट। फिर मैंने अपनी आंखें पोंछीं और अपनी पत्नी और माँ के पास लौट आया, जिन्हें भी किबुत्ज से निकाल लिया गया था। फिलिस्तीनी एन्क्लेव ने कहा है कि गजा पर इजरायली हवाई हमलों में अब तक कम से कम 8 पत्रकार मारे गए हैं और 2 अन्य लापता हो गए हैं। शनिवार को इजरायल पर हमास के अचानक हमले के बाद इजरायल ने शनिवार रात से ही बमबारी शुरू कर दी थी। गजा में 1200 लोग मारे जा चुके हैं और यूएन के मुताबिक 3.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। फिलिस्तीनी संस्था ने कहा कि मारे गए पत्रकारों में सईद अल ताबिल, मोहम्मद सुब, हिशाम एन नवासीहे, इब्राहिम लफ़ी, मोहम्मद शेरगुन, मोहम्मद एस सलीही, एसाद शेमलाह और सलामे माइम हैं। 2 अन्य पत्रकार निदाल अल वाहिदी और हेसेम अब्दुल वाहिद का कोई पता नहीं चला है। गजा पर इजरायल के लगातार हमले पर ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल पर जनसंहार का आरोप लगाया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गजा की घेराबंदी करने को सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताया। गजा में इस समय बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई काट दी गई है। ऐसा माना जाता है कि गजा में हमास को ईरान मदद देता है। हालांकि मंगलवार को ही ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि उनका देश इजरायल पर हमले के पीछे नहीं है। इसके साथ ही खामेनेई ने कहा कि वो हमले की योजना बनाने वालों के हाथ चूमेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के हमलों में कम से कम 1200 लोगों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद बुधवार को इजरायल की तीखी आलोचना की है और कहा कि हमास के हमलों के बाद इसराइल को इसे ठीक करने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि नेतन्याहू ने हमें निराश किया है। ये एक बहुत ही भयानक बात थी, मैं यही कहूँगा। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और पीएम नेतन्याहू हमास के हमले के लिए तैयार नहीं थे। इजरायली अखबार हारेट्स ने कल प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर बहुत आरोप गढ़े थे और ये हमला उनकी विफलता बताया था। और उसी अखबार के विचार में एक आर्टिकल छपा है जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहा है। आर्टिकल का कहना है कि इसराइल के खिलाफ हमास का आश्चर्यजनक हमला देश के इतिहास में सबसे खराब विफलता है। आर्टिकल में कहा गया है कि सदमा अधिक तीव्र था और मारे गए नागरिकों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही आर्टिकल में कहा गया है कि गजा इलाके की ओर रहने वाले समुदायों के निवासियों को छोड़ दिया गया। उनकी रक्षा करने वाली सेना की बटालियनों को बसने वालों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया। और फिर
अमानवीय लड़ाकों द्वारा उनके घरों पर हमला करने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, बल्कि उन्हें भयानक मौत, बर्बर दुर्व्यवहार और भयानक कैद में छोड़ दिया गया। आर्टिकल में कहा गया है कि इस भयानक आपदा के लिए एक ही व्यक्ति दोषी है, बेन्यामिन नेतन्याहू। उसमें कहा गया है कि अगर नेतन्याहू विपक्ष में होते तो वो भयानक विफलता और 700 से अधिक नागरिकों और सैनिकों की मौत के लिए प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने के लिए टेलीविजन स्टूडियो की ओर दौड़ रहे होते। आर्टिकल में कहा गया है कि गैंट्स, लेपिड और लिबरमैन को बिल्कुल यही करना चाहिए। उन्हें झूठी एकता की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें किसी बदमाश को जीवन दान नहीं देना चाहिए। अगर वो वास्तव में इजराइल को बचाना चाहते हैं तो उन्हें नेतन्याहू को सत्ता से हटा देना चाहिए, नहीं तो वो एकता सरकार के भीतर भी केवल अपनी ही परवाह करते रहेंगे और उन्हें मूर्ख बनाते रहेंगे। इजरायली अखबार हारेट्स में लिखा है कि नेतन्याहू ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें सुला दिया। उन्होंने बार बार कहा कि हाल ही में सिर्फ 10 दिन पहले ही कहा कि हमास डरा हुआ है और युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपनी आर्थिक उपलब्धियों को जोखिम में नहीं डालना चाहता है। उन्होंने कहा था कि हमास पिछले ऑपरेशनों में हुई बर्बादी से डरा हुआ है और युद्ध नहीं चाहता। लेख में कहा गया है ये बिल्कुल वही सोच है जिसके कारण सेना को अपनी सेना को शांत गजा सीमा से अशांत वेस्ट बैंक में ट्रांसफर करना पड़ा। लेख में लिखा गया है कि इन सभी अपराधों के लिए और इजराइल को बचाने के लिए अब नेतन्याहू को आज इस्तीफा देना होगा। इजरायली अखबार हारेट्स में एक और लेख लिखा है जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू एक गैंग लीडर है जो अब इजराइल के पीएम के रूप में काम नहीं कर सकते। अखबार में कहा गया है कि इजराइल का नेतृत्व अब एक भ्रष्ट नेता, एक आपराधिक प्रतिवादी के हाथ में है जो कुछ ही समय पहले तख्तापलट करने में अपना सारा प्रयास लगा रहा था। उन्होंने पश्चिमी सरकारों को अपने खिलाफ कर लिया है और अमेरिकी प्रशासन के साथ संबंधों को कमजोर कर दिया है और अब वो देश को एक ऐसे युद्ध की ओर ले जा रहे हैं जिसके सटीक लक्ष्यों के बारे में किसी को भी पता नहीं है। परिणाम तो दूर की बात है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार की जरूरत भी नहीं पहचानता है। अब वो खुद की तुलना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कर रहे हैं, जो एक सच्चे नेता हैं जिन्होंने एक महाशक्ति के आक्रमण के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।